Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Superior Group of Colleges, Wazirabad. Subject that is Principles of Auditing, and today is our with ADP second semester. And today is our second lecture, and the lecture is about objectives of auditing कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, हम ऑडिटिंग किस लिए करवाते हैं। इसके हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें जी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर्स और बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है कि ऑब्जेक्टिव्स क्यों का मकसद क्या है ऑडिट का, हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्यों करवाते हैं, ये इससे हमें क्या फुलफिल होता है। ऑडिटर्स आर बेसिकली कंसर्न्ड विद वेरीफाइंग वेदर द अकाउंट एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। ऑडिटर जिनको हम हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका मकसद ये होता है या वो इस चीज़ से कंसर्न्ड होते हैं कि वो ये चीज़ को कम्प्लीटली तौर पर दिखा सके कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पिक्चर है या जो उसका रिज़ल्ट है वो कितना क्लियर है और ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रॉपर और सेफ साउंड में काम कर रही है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, पहले भी बात डिस्कस हुई थी कि ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी किस्म का ऑडिट करवाना चाह रही है और कौन सा ऑडिटर हायर करना चाह रही है। इट डिपेंड्स के इंटरनल ऑडिटर है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इसके पर्पस के ऊपर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि ऑडिटर को किस बात के लिए या किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है। देखें सबसे पहला जो हम अगर हम प्राइमरी देखें, प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहला इनिशियल स्टेज पे जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑडिटर्स को, जो ऑडिटर्स हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करते हैं, दे मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, वो कुछ देर के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर काम नहीं करते, थ्रू आउट के लिए अकाउंटेंट काम करता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है और लोगों से डायरेक्ट करवा के उनसे वो काम करवाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स इज टू रिस्पेक्ट टू द ऑनर ऑफ हिज बिजनेस, expressing his opinion whether account exhibit true and fair view of the state of affairs of the business। कहते हैं सबसे पहला मकसद ये है कि आपका जो ऑनर है ऑडिटर उसको रिस्पेक्ट करे, उसके डिसीजंस को जो उसने डिसीजन पहले किए हैं उनको देखे और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के जो अफेयर्स हैं, जो बिजनेस के मामलात हैं, उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाए जिस रिपोर्ट के अंदर बताया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन क्या है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इन केस ऑफ अ कंपनी, कहते इस चीज़ को याद रखा जाता है कि जब एक कंपनी होती है, ही रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर्स who are the owners of the company and not the director। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करते हैं तो हम डायरेक्ट रिपोर्ट ऑनर को करने की बजाय हम शेयर होल्डर को क्यों करते हैं। शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन दी जाती है क्योंकि इसलिए जो इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देते हैं वो डायरेक्ट की जाती है, उसको वेरीफाई किया जाता है ऑडिट से, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैनेजमेंट के ऊपर होल्ड रख रहे होते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है कि मैनेजमेंट उनको टाइट अप कर सके या काम जो ख़राब है उनको ठीक कराया जा सके। इस सूरत हाल में ऑडिटर जो सबसे पहले रिपोर्ट करता है वो शेयर होल्डर्स को करता है। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई होती है जिसको हम ट्रू ओनर्स भी कहते हैं। द ऑडिटर is also concerned with verifying that how for the accounting system is successful in correcting recording transactions। कहते ऑडिटर इस चीज़ को भी वेरीफाई करता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो रिकॉर्ड्स को किस तरह से चेक करने में सक्सेसफुल है, क्या उसके अंदर एरर्स हैं या क्या उसके अंदर कोई फ्रॉड है। ही हैड टू सी वेदर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद recognized accounting policies and practices as per statutory requirements। हर कंपनी का एक मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसको हम
ADP सेमेस्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ चुके हैं कि कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फुलफिल किया जाता है, जिनको मीट करने के लिए उसको हम स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर बना सकें और उसको रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकें। सो दिस इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कुछ हमारे पास यूँ है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। डिटेक्शन का मतलब ये होता है एरर को डिटेक्ट करना, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब होता है अब हमने एरर को डिटेक्ट कर लिया है, अब हमने एरर को किस तरह से कम करना है, किस तरह से उसको रोकना है। एरर्स और मिस्टेक्स कमिटेड अनइंटेंशनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, केयरलेसनेस, ठीक है। एरर्स और मिस्टेक्स एक ही बात है। एरर्स और मिस्टेक उस वक़्त होती हैं जब इंसान की कोई गफलत हो जाती है, यानी व्हेन ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन, व्हेन ही इज सम सॉर्ट ऑफ केयरलेस बिहेवियर। तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास गलत, यही फ़र्क है फ्रॉड और एरर में। फ्रॉड जानबूझकर कमिटेड एक मिस्टेक होती है, ठीक है। हम जानबूझकर जब एक चीज़ कमिट करते हैं वो फ्रॉड है, जब हमसे अनइंटेंशनली वो चीज़ हो जाती है तो वो हमारे पास एरर, ये मिस्टेक हम उसको कहते हैं। एरर ऑफ मेनी टाइप्स। अब एरर की कुछ टाइप्स हैं। एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि आप भूल गए हो, आपके भूलने की वजह से गलती हो जाती है। पे टू रॉन्ग इनवाइस, ठीक है। इसको हम सिंपली कैसे कह सकते हैं कि आपने ऐड करना था, आपने माइनस कर दिया, यानी एरर हो गया ना। There are the errors which arise on account of transaction into being recording in the books of accounts either wholly or partially. कहते हैं sometime books of accounts, journal, ledger, sales, purchases, कैश को जब हम जर्नल्स बना रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि सम टाइम एक पूरी अमाउंट को नहीं लिख पाते हैं या हाफ अमाउंट लिख देते हैं और हाफ मिस कर देते हैं, तो ये उस वजह से भी वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इफ़ अ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन टोटली omitted it will not affect the trial balance, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इज नाउन एज ट्रायल बैलेंस। कहते हैं ट्रायल बैलेंस जब आप बना रहे हो उसके अंदर आपको ये अमाउंट लिखना भूल जाते हो तो वो आपको असर नहीं कर रही होती क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं होता। हैंस इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऑन द अदर हैंड इफ ट्रांजेक्शन इज पार्शली रिकॉर्डेड, हम इसको पार्टली यानी पार्शली भी बोल सकते हैं, पार्टली भी बोल सकते हैं, हाफ वर्ड को रिकग्नाइज करने के लिए बोलते हैं। द ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री एंड हेंस इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड। देखिए एक चीज़ जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई फ्रॉम द स्टार्टिंग, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन एक चीज़ हाफ रिकॉर्ड है, उसका एविडेंस है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि नाउ वी कैन डिटेक्ट एरर्स एंड वी विल फाउंड दैट वेयर द मिस्टेक हैज़ बीन अकर्ड, ठीक है। तो एरर और ओमिशन इसको कहते हैं। उसके बाद है एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब ये होता है कि आप रॉन्गफुली कोई काम कर देते हो, ठीक है। When incorrect entries are made in the books of accounts, either wholly or partly, such errors are known as errors of commission। ऊपर भी हमने ये बात की है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क ये है कि हम इसके अंदर एंट्रीज जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सेल्स हमारी इस मंथ हुई है 50,000 से, हमने 50,000 से रिकॉर्ड नहीं ही किया, हमने उसको ऐड करने के बजाय माइनस कर दिया, इसका मतलब है अब हमारे से जो गलती हुई है उसको हम एरर्स ऑफ कमीशन कहेंगे। रॉन्ग एंट्रीज, सेल की एंट्री थी हमने परचेजेस में कर दी। रॉन्ग कैलकुलेशन, कैलकुलेट ठीक नहीं हुआ। पोस्टिंग्स भी यही है कि एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी है। कैरी फॉरवर्ड, आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। ETC सच एरर्स कैन बी लोकेटेड वाइल वेरीफाइंग, ये एरर्स तब जाके लोकेट होते हैं तब वेरीफाई होते हैं जब हम इनके ऊपर ऑडिट कर रहे होते हैं, तभी जाके ये फाउंड होता है, यानी तभी ये जाके हमें मिलता है। कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है कंपनसेशन से, यानी नुकसान की तलाफी करना। व्हेन टू आर मोर मिस्टेक्स आर कमिटेड विच काउंटर बैलेंस ईच अदर, काउंटर बैलेंसेस। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कह सकती हूँ कि जब आप किसी पार्क में देखते हो तो बच्चे एक झूला है
जिसको सी सॉ कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर दोनों साइड्स पे वो बैठते हैं तो हमारे पास बैलेंस इक्वल होता है, उसको हम कहते हैं काउंटर बैलेंस। सम टाइम क्या होता है कि व्हेन टू और मोर मिस्टेक्स आर कमिटेड विच काउंटर बैलेंसेस ईच अदर, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जो आपका बैलेंस इक्वल कर देती हैं। सच एन एरर इज नाउन एज कंपनसेटिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द अमाउंट इज wrongly debited by ₹100 less and wrongly credited by ₹100, such a mistake is known as compensating error। अब इसका मकसद क्या है कि कंपनसेटिंग एरर तब होता है, इसकी हम ये भी मिसाल लेते हैं कि हमने 200 रुपया या हमने 200 डेबिट करना था लेकिन हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये इसको हम एरर का पता चलता है जब हम इसको वेरीफाई करते हैं, यानी आपने एक चीज़ डेबिट करनी थी लेकिन आप उसको क्रेडिट कर देते हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको वो फॉलो कर रहा होता है। अगर उन स्टैंडर्ड्स को, उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो नहीं कर पाते तो उससे जो एरर अराइज होता है उसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एज वी नो दैट प्रिंसिपल PRINCIPLE, उसको हम कहते हैं असूल। दीज आर द एरर्स कमिटेड बाय नॉट प्रॉपरली फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपने ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग करती है, आपने ऐसे ऐसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। जब हम उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते तो जो गलती अराइज होती है उसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। दीज अराइज मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल समझने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मे बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हर चीज़ को समझने के लिए उसका एक प्रिंसिपल होता है। सम टाइम वो इसलिए वकूफ़ पज़ीर होता है जब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट को अगर हम किसी ऐसी फील्ड के ऊपर बिठा दें, यानी हम उसको ऐसी जगह पर ले आए जहाँ पर वो उसको समझ नहीं पाता, तो उससे क्या होगा, मसले अराइज होंगे। एग्जाम्पल देखें, कहते हैं जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो आपके अखराजात हैं जो आपके डेली बेसिस पे हो सकते हैं। लाइक आप कोई मार्कर ख़रीद रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत फ़र्क होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका फ़ायदा हम मोर देन 1 ईयर के लिए हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ एसेट खरीद रहे हो, इसका मतलब है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज नहीं था, उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जाकर कहाँ पर लोकेट कर दिया, कहाँ पे पोस्ट कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये जो गलती है इसको हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर्स, क्लरिकल एरर्स अब क्या होते हैं कि जब हम मिस्टेक मेड इन कॉपिंग राइटिंग विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, बगैर लिखे बगैर जाने हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो क्लरिकल एरर्स है। ए क्लरिकल एरर इज वन विच अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरेंस, केयरलेस एंड नेग्लिजेंस etc। लापरवाही की वजह से हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो उस वजह से जो एरर अराइज होता है दैट इज क्लरिकल एरर। आगे एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस। एश्योरेंस का क्या मतलब है? एश्योरेंस इज इक्वल टू गारंटेड, ठीक है। आप किसी बात की, किसी इंफॉर्मेशन की गारंटी देते हो, उसको एक इतने अच्छे प्रेजेंटेबल वे में बयान कर रहे होते हो कि जब कोई गलती का इम्कान नहीं रहता, ठीक है। एश्योरेंस सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट। इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर हम ये बात कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इंडिपेंडेंट होती है, उसके अंदर प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, यानी ऑडिटर्स उसके लिए हायर होते हैं, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और इट्स कॉन्टेक्स्ट फॉर डिसीजन मेकर्स। पूरी स्लाइड के अंदर अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस सर्विसेज यानी ऑडिटर्स हायर होते हैं, इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो हाईली प्रोफेशनल होती हैं, वो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं जिसको इन्फॉर्मेशन के लिए एग्जैक्टली इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके बाद फिर हम उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं एश्योरेंस, ठीक है। यानी ऐसा फैक्ट, ऐसी मालूमात जिसके अंदर गारंटी होती है, जिसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। नीड फॉर एश्योरेंस,
वी हैव रेड दैट इंश्योरेंस, व्हाट डज इट मीन्स? एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की यकीन दहानी करना, आप उसके ऊपर काम करते हो, यानी आपके पास एक रॉ डेटा है, आप रॉ डेटा के ऊपर काम करते हो, वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, देन वी कैन यूज दैट रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर द बिजनेस पर्पसेस। तो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और एक बहुत ये कह लें कि एक हमारे लिए काम करता है। सबसे पहली बात है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है और हमारा रिस्क रिड्यूस करता है ऑफ द यूज़र। किस तरह से? कॉन्फिडेंस इस तरह से अराइज होता है किसी भी यूज़र का, उसको पता होता है कि नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन, वी बिल्कुल फ्री ऑफ एरर्स है। जब फ्री ऑफ एरर इंफॉर्मेशन होती है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और रिड्यूस हो जाता है रिस्क, क्योंकि आप गारंटी है कि कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी मसला इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसीलिए नीड फॉर एश्योरेंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद पहले हमने एश्योरेंस पढ़ा, फिर हमने एश्योरेंस की वाई इट इज़ रिक्वायर्ड या वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट हमने ये देखा। अब है एश्योरेंस इंगेजमेंट। And assurance engagement is one in which a practitioner is also known as auditor. So students also call practitioner and auditor. And practitioner or auditor expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of evaluation or measurement of a subject matter against क्राइटेरिया। अब इंश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऑडिटर एक कंक्लूजन बनाता है। वो कंक्लूजन किसकी बेस के ऊपर होता है? वो इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर होता है जिसके ऊपर वो सारी वर्किंग करता है। वर्किंग करने के बाद हमारे पास एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी हमारे पास एक, हम कहते हैं कि नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल, नाउ वी आर प्रेजेंटिंग द गुड एंड एक्यूरेट डिसीजन। तो उस तरह से क्या होता है कि जो रीजनेबल पार्टी होती है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, वो इवेल्युएट करती है अपने रिजल्ट्स को, और जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं उसको इवेल्युएट करके हम एक बेटर वे के अंदर जो रिजल्ट है उसको जनरेट कर लेते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट, अब इसके ना कुछ हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं 3 पार्टी रिलेशनशिप, यानी उसके अंदर 3 पार्टीज अहम किरदार अदा करती हैं। सब्जेक्ट मैटर, अब सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर चीज़ जिसके ऊपर काम कर रहे हो। अब ऑडिटर जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहा है वो उसका सब्जेक्ट मैटर है। अब सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि जो शख्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट शुड बी वेरी वैलिड एंड वेरी रिलायबल, जिसके ऊपर ये आप ये कह लें कि हमें रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। उसको कहते हैं सूटेबल क्राइटेरिया। एविडेंस गैदरिंग, वो तमाम चीज़ें जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे होते हैं, फिर उसके लिए हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं, सारे पॉइंट्स को लिखते हैं ताकि हम उसको प्रेजेंट कर सकें। आफ्टर दैट इन द लास्ट वी राइट एश्योरेंस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर तमाम एडवांटेजेस, तमाम लूप होल्स, तमाम चीज़ों की समरी जो है वो उसको एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए हमारे पास 3 पार्टी रिलेशनशिप हम लोगों ने जब पढ़ा तो उसके अंदर लिखे सबसे पहले प्रैक्टिशनर है जो एग्जामिन करता है, ठीक है। प्रैक्टिशनर का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑडिटर कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमारी मैनेजमेंट होती है जो वर्किंग करती है सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। रेलिवेंट क्राइटेरिया का मतलब ये है कि रीजनेबल तरीक़ों से हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और फिर उसके ऊपर एट द एंड हम जाके रिपोर्ट बनाते हैं। ये उसने ग्राफिकली जो स्लाइड हमने लास्ट में पढ़ी है उसको उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। 3 पार्टी रिलेशनशिप को उसने मजीद एक्सप्लेन किया है। द प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट, दैट इज ऑडिटर। पहले भी बताया था प्रैक्टिशनर के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम ऑडिटर कहते हैं। द इंटेंडेड यूजर्स हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो तमाम लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के फैसलों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासिर होते हैं, ठीक है। उनका किसी न किसी तरह से हमारी कंपनी के साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कनेक्शन होता है। द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो जब हम काम करते हैं वो प्रोवाइड हमें कौन करती है? मैनेजमेंट करती है। सो दिस वाज अबाउट द 3 पार्टी रिलेशनशिप। कैटेगरीज ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट।
ठीक है। अब हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट को। वो क्या कैटेगरीज हैं, यानी हम इनकी क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, इसको टाइप्स कह सकते हैं। असर्शन बेस्ड इंगेजमेंट। असर्शन जो है ना, बेसिकली हम टेस्टिंग जो है उसके लिए वर्ड टेस्टिंग यूज कर रहे होते हैं। जो सब्जेक्ट मैटर है जो आपको आपकी मैनेजमेंट देती है, उस मैनेजमेंट की जो असाइन करने के बाद जब आप काम कर लेते हो तो उस काम को जो ऑडिटर होता है वो उसकी अटेस्टेशन करता है, ठीक है, उसकी असर्शन करता है। असर्शन करने के बाद उसके ऊपर एक ओपिनियन कायम होता है, इसको हम कहते हैं असर्शन बेस्ड इंगेजमेंट। उसके बाद है डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट। डायरेक्ट रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि नाउ वी आर डायरेक्टिंग विद दैट पर्सन हु इज इन्वॉल्व फॉर दिस इंफॉर्मेशन। द एश्योरेंस प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस an opinion on subject matter itself absent of any subject matter information। अब वो पर्सन जो हमारा ऑडिटर है उसको लगता है कि देर इज सम प्रॉब्लम, कोई इन्फॉर्मेशन मिस है जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की थी लेकिन उस पर्सन ने उसको मुकम्मल नहीं किया, तो उसके लिए डायरेक्ट रिपोर्टिंग कौन करता है? आपका प्रैक्टिशनर करता है, एक ओपिनियन देता है मैनेजमेंट के ऊपर और फिर मैनेजमेंट उसको लुक आउट करती है। रीजनेबल इंश्योरेंस इंगेजमेंट। रीजनेबल का मतलब ये है कि इन अ गिवन वे, हम मुनासिब तरीके से अगर हम देखें, एम एट रिड्यूसिंग रिस्क टू एन acceptably low level as a basis for a positive conclusion। Reasonable assurance means a high but not absolute level of assurance। Reasonable assurance इसका मतलब ये है कि हम 100% नहीं दे सकते, लेकिन हमारा एम क्या होता है कि हम अपने जो एक हमारा रिस्क ऑफ लेवल है उसको कम से कम करें। इससे क्या होगा कि हमारी जो एश्योरेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट तो उस तरह से नहीं होगी, लेकिन हम ये कह सकेंगे आफ्टर टेस्टिंग, आफ्टर ऑल द एग्जामिनेशन के दिस इंफॉर्मेशन इज वैलिड एंड नाउ वी कैन यूज फॉर द फर्दर प्रोसीजर्स। लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट। Aim at reducing risk to a level but that is acceptable in the circumstances, but where that is risk greater than for a reasonable assurance एंगेजमेंट एज द बेसिस फॉर अ नेगेटिव कंक्लूजन। लिमिटेड एश्योरेंस का अब यहाँ पर क्या मतलब है कि आपको पता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क है वो कम से कम करना है। कुछ हालात वाक़यात ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका रिस्क कम नहीं होता। आप क्या करते हो कि आप जब रिजल्ट जनरेट करते हो तो उसके ऊपर अगर नेगेटिव कंक्लूजन आ जाता है तो आपके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपके पास, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं तो वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने काम करना होता है और उसके ऊपर सारी वर्किंग करनी होती है। ये कैटेगरीज ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट थी जो बड़ा अहम और एक कैरेक्टर प्ले कर। स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। हमने पीछे पढ़ा था कि स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असरअंदाज हो रहे होते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे पास है द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी और ऑल दोस्त हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय और कैन इन्फ्लुएंस द कंपनीज डिसीजंस एंड एक्शन। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। द स्टेक होल्डर्स ग्रुप आर, अब उनका कौन कौन सा ग्रुप है? शेयर होल्डर्स। ये ट्रू ओनर्स ऑफ द ओनर्स भी इनको कहा जाता है कंपनी का। क्यों? कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो वो इनको इफेक्ट करती है जिसकी वजह से कंपनी के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। लेंडर्स कौन लोग होते हैं? लेंडर्स वो होते हैं जो हमें फॉर द पैसेज ऑफ द टाइम, फॉर द लॉन्ग टाइम और फॉर द शॉर्ट टाइम हमें कुछ पैसा जो है वो फ्राहम करती है, ठीक है, लेंडर्स होते हैं हमारे। ये भी हमारी कंपनी के फैसलों और जो से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्वेस्टर्स, हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, हम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बड़ी अच्छी बात होती है क्योंकि वो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर उनको बेनिफिट्स बहुत अच्छे आए। तो इन्वेस्टर्स हमारे जो है वो स्टेक होल्डर होता है किसी भी कंपनी का। कस्टमर्स आर नाउन एज द किंग ऑफ द मार्केट। If we don't have customers in the market, if we can't capture our customers, we are unsuccessful for our company, for the betterment of the company। तो कस्टमर जो है वो एक बड़ा अहम और एक बड़ा प्रॉपर रोल जो है प्ले करते हैं। एम्प्लॉय, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट होता है एम्प्लॉय। अगर हमारे कुछ ऐसे फैसले हैं विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद एम्प्लॉयज, जहाँ वो उनकी अकोमोडेशन नीड्स, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहा, तो माइट भी पॉसिबल है कि जो आपका स्टेक होल्डर, आपका एम्प्लॉय है, दे माइट क्विट द जॉब,
गवर्नमेंट एंड देयर एजेंट, गवर्नमेंट हमारा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि टैक्सेस की जितनी रेशो होती है वो कंपनी के साथ बड़ा लिंक कर रहा होता है, ठीक है। इसके डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। पब्लिक एट लार्ज, हमारी पब्लिक के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हमारी पब्लिक के अंदर हमारे कस्टमर्स आ जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। तो पब्लिक के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टेक होल्डर्स की तरह काम कर रहे होते हैं और हमारी कंपनी को कैप्चर करते हैं। सो स्टेक होल्डर्स कंपनी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी कंपनी को आउटपुट देते हैं, ठीक है, और हम उनके आउटपुट को लेते हुए उनके ऊपर प्रोग्रेस करते हैं और कंपनी के लिए। थैंक यू सो मच।